दोस्तों नमस्कार। बेंजामिन नेतान्याहू तो शुरू से जानते थे कि ईरान पर अपने बूते जीत हासिल करना नामुमकिन है और जब तक ईरान एक ताकतवर देश के तौर पर वेस्ट एशिया में मौजूद है तब तक इजराइल अपना विस्तार कर नहीं सकता है। इसीलिए बेंजामिन नेतान्याहू ने 11 फरवरी को व्हाइट हाउस में जो प्लानिंग रखी, उस प्लानिंग का ब्लूप्रिंट यही था कि दरअसल अमेरिकी ताकत अगर पीछे खड़ी हो जाए तो पूरा प्लान इजराइल के पास है। कैसे ईरान में रिजिम चेंज होगा, कैसे इजराइल में जो भी नया शख्स सत्ता में आएगा वो अमेरिका और इजराइल के अनुकूल होगा, वेस्ट एशिया में अमेरिका की तूती बोलेगी और वेस्ट एशिया में इजराइल अपना विस्तार कर सकेगा। इस ब्लूप्रिंट के आश्रय ही अमेरिका इस युद्ध में कूदा। बकायदा डिफेंस सेक्रेटरी ने कई मौकों पर इसका जिक्र भी किया। लेकिन आज की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। 9 दिन युद्ध के हो गए। वो कौन सा ब्लूप्रिंट था जो रखा गया और क्या दिमाग में चल रहा था बेंजामिन नेतान्याहू के? क्योंकि इजराइल इस बात को बाखूबी जानता है कि बीते 30 सालों से खाड़ी देशों में जो भी अमेरिकी बेस, वो वायुसेना का बेस हो या फिर नेवी का बेस हो, और जितने पुख्ता तरीके से और मजबूत तरीके से जितना बजट उसमें झोंका गया, अत्याधुनिक हथियारों की मौजूदगी जिस तरह से है, लाखों अमेरिकी सैनिक वहां पर रहते हैं। इजराइल या बेंजामिन नेतान्याहू ये मानकर चल रहे थे कि अगर अमेरिका की यह ताकत इजराइल के पीछे खड़ी हो जाए तो ईरान को ध्वस्त करना बहुत आसान होगा। और उनके जहन में एक दूसरा प्लान भी था और वो जानते थे इस हकीकत को कि अगर जिन जगहों से ईरान पर हमला होगा, ईरान उसका पलटवार जरूर करेगा। और ध्यान दीजिए, हुआ भी यही। खाड़ी देशों में जो भी बेस अमेरिकी थे वहीं से हमले हुए। उसका जवाब बाखूबी ईरान ने दिया। लेकिन यह प्लान सिर्फ इतना भर नहीं था, यह भी सोच थी कि इस दौर में खाड़ी देश खड़े हो जाएंगे और वो ईरान को पलटवार करेंगे, यानी ईरान पर वार करेंगे अमेरिका और इजराइल के साथ खड़े होकर। लेकिन इजराइल को लेकर बहुत सारे सवाल खाड़ी देशों में आज से नहीं। इराक वार का जिक्र कीजिए या फिर पिछले बरस इजराइल युद्ध का जिक्र कीजिए या फिर गाजा पट्टी में जो नरसंहार हुआ उसका जिक्र कीजिए। इजराइल के पीछे खाड़ी देश खड़े हो नहीं सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिकी बेस से ईरान पर निशाना बनाया जा रहा है, साधा जा रहा है, और उसका जवाब अगर ईरान उन देशों को दे रहा है तो वो देश क्या करेंगे? ईरान ये मानकर चलता रहा कि दरअसल खाड़ी देश खड़े हो जाएंगे और उसके बाद ईरान के लिए मुश्किल होगी क्योंकि वो चौतरफा घिर चुके होंगे। लेकिन इस दौर में खाड़ी देशों ने संयम दिखाया, किसी ने भी हमला नहीं किया। अगला प्लान यह भी था कि अगर इन देशों से ईरान के भीतर उन जगहों पर निशाना बनाया जाए और उसके पलटवार करते हुए ईरान भी अगर खाड़ी देशों में उन्हीं जगहों को निशाना बनाने लग जाए तब तो खाड़ी देश खड़े हो जाएंगे। लेकिन यहां भी सफलता मिली नहीं। और इस सफलता न मिलने के बाद अगला सवाल यह आया, अगर पश्चिमी देश खड़े हो जाएं अमेरिका के कहने पर, वो चाहे नाटो कंट्रीज हो या अमेरिका के साथ सहयोगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से उन्होंने बना रखी हो, तब भी ईरान एक झटके में घिर जाएगा क्योंकि पूरा यूरोप खड़ा हो जाएगा। ना खाड़ी देश खड़े हुए, ना यूरोप खड़ा हुआ। इजराइल के सामने नया संकट यह कि दरअसल जिन जगहों को निशाने पर लिया गया उसमें बच्चों का स्कूल था, उसमें वाटर प्लांट था, और कल रात जहां पे ऑयल डिपो था वहां पर निशाना लिया गया, यह सोचकर कि दरअसल इसका जवाब किसी ना किसी तरीके से खाड़ी देशों में जहां जहां उनके रिफाइनरीज हैं, ऑयल डिपोज हैं, वहां पर यह वार होगा। तब तो साथ देना ही पड़ेगा क्योंकि पूरे खाड़ी देश की पहचान सिर्फ और सिर्फ ऑयल को लेकर है। हमें लगता है आज इस बात को समझें उससे पहले एक हकीकत और समझिए। वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर और वेस्टर्न कंट्रीज का अमेरिका के इस युद्ध को लेकर एक अंतर्विरोध है। लेकिन बावजूद इसके 24 घंटे पहले या कहें 16 घंटे पहले
इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू वेस्टर्न कंट्रीज से क्यों कहते हैं कि आप इस युद्ध में शामिल हो जाइए, किसी भी हालत में शामिल हो जाइए, जबकि वो जान रहे हैं इस दौर में स्पेन विरोध कर रहा है, फ्रांस विरोध कर रहा है, ब्रिटेन विरोध कर रहा है, कनाडा विरोध कर रहा है। और ब्रिटेन को लेकर तो अमेरिकी राष्ट्रपति जब ये कहते हैं कि दरअसल हम तो युद्ध जीत चुके हैं और अब आप किसी भी नेवी को भेजने की जरूरत है नहीं, और भेज रहे हैं तो ठीक है, लेकिन हम तो युद्ध जीत चुके हैं। लेकिन इजराइल इस हकीकत को बाखूबी जानता है कि अमेरिका ईरान से बहुत दूर है, लेकिन ईरान की मिसाइलें जो हैं वह इजराइल को एक झटके में निशाने पर ले सकती है। और फिर यह भी समझने की जरूरत है कि ईरान के राष्ट्रपति ने जब कल यह खुले तौर पर कह दिया कि हम तभी हमला करेंगे जब आपकी जमीन से हमारे ऊपर हमला होगा, उसके बावजूद भी हमला हुआ, वाटर प्लांट पे हमला हुआ। जवाब में ईरान ने बहरीन के वाटर प्लांट को निशाने पर ले लिया। यानी लगातार उकसाने की प्रक्रिया खाड़ी देशों से लेकर वेस्टर्न कंट्रीज तक इस दौर में उफनती रही, लेकिन युद्ध के तौर तरीकों को समझे तो इजराइल अगुवाई कर रहा है, अमेरिका की ताकत पीछे खड़ी हुई है। लेकिन पहले आज शुरुआत तो बेंजामिन नेतान्याहू के उस वक्तव्य से ही होनी चाहिए जब खाड़ी देश युद्ध में शामिल नहीं हुए, तो उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज से कहा युद्ध में शामिल हो जाइए। אני דורש מממשלות המערב לעשות את מה שנדרש כדי להילחם באנטישמיות ולתת את הביטחון הדרוש, את ההבטחה הדרושה לקהילות היהודיות בעולם, וכדאי שיקשיבו לאזהרות שלנו. אני דורש מהם פעולה עכשיו. जब दुबई की चकाचौंध फीकी पड़ने लगी, जब बहरीन से कुवैत तक, सऊदी अरब से लेकर कतर तक जब धमाके होने लगे, बावजूद इसके खाड़ी देशों ने संयम दिखलाया और इस युद्ध में शामिल नहीं हुए, तब अगला सवाल इन वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर बेंजामिन नेतान्याहू के जहन में जरूर रहा। लेकिन अब नया सवाल यह है, क्या वाकई खाड़ी देश अब आने वाले वक्त में अमेरिका को अपने देश में वायुसेना या नेवी का बेस बनाने देंगे? क्योंकि मौजूदा वक्त में 19 मेजर इंस्टॉलेशन अमेरिका के हैं, 8 परमानेंट बेस खाड़ी देशों में अमेरिका के हैं। उसमें ध्यान दीजिए तो कतर में अल उवैद एयर बेस है जो लार्जेस्ट है सेंट्रल कमांड का, बहरीन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी है जो 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, वहीं पर है। कुवैत में आफियान कैंप है, कैंप व्यूरिंग है, अली अल सलेम एयरबेस है। यूनाइटेड अरब अमीरात में अल धाफरा एयरबेस है, जावेल अली पोर्ट है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, इराक में इरबिल एयरबेस है, एन अल असद एयरबेस भी है, और जॉर्डन में मुआफाम अल साल्ती एयरबेस है, तो ओमान में डुकम पोर्ट है। साइप्रस में भी अकोत्री बेस है, टर्की में भी इनक्रिक एयरबेस है, सीरिया तक में अमेरिकी बेस है। तो नया सवाल यह हो सकता है, क्या वाकई अब आने वाले वक्त में खाड़ी देश अगर युद्ध में कूदे नहीं, खाड़ी देशों को अब यह समझ में आ गया कि उन्हें उलझाया गया और उनकी जमीन से तब हमला ईरान पर हुआ जब ईरान के राष्ट्रपति कह चुके थे हम माफी मांगते हैं, लेकिन अगर आपकी जमीन से हमला होगा तो हम बख्शेंगे नहीं। एक क्षण के लिए नक्शे पर देखिए, ईरान के इर्द गिर्द जो पड़ोसी देश हैं, जो खाड़ी देश हैं, जो पश्चिम एशिया के मिडिल ईस्ट की जिनकी पहचान है, वहां पर अमेरिकी बेस कहां कहां मौजूद हैं। ईरान पर ज्यादातर हमले मिडिल ईस्ट के इन्हीं देशों के इसी अमेरिकी बेस से हुए हैं, इजराइल से कम हुए हैं। और इजराइल के भीतर ईरान ने जो हमले किए हैं उसके ठीक समानांतर उतने ही हमले मिडिल ईस्ट में किए। इजराइल युद्ध लड़ रहा है, मिडिल ईस्ट युद्ध में नहीं है। तब ऐसे में जो दूसरी प्लानिंग शुरू में पहले पानी और फिर तेल, लेकिन इसमें भी क्या इजराइल इस वक्त फंस गया? और जो अमेरिका सोच रहा था, लगातार इस बात का जिक्र कर रहा था कि इजराइल के पास एक प्लानिंग है, क्यों कह रहा था अमेरिका ऐसा? और आज भी इस बात का जिक्र उनके डिफेंस सेक्रेटरी कहने से कतराते नहीं हैं।
पहले उनकी बात सुन लीजिए, तब इस बात का जिक्र होगा किस तरीके से इजराइल की पूरी प्लानिंग हर किसी को युद्ध में झोंकने की रही। To our steadfast partner, Israel, your mission is being executed with unmatched skill and iron determination. Fighting shoulder to shoulder with such a capable ally is a true force multiplier and a breath of fresh air. We salute your courage and your contribution. यानी 11 फरवरी को व्हाइट हाउस में जो बेंजामिन नेतान्याहू ने ब्लूप्रिंट रखा था इस युद्ध को लेकर, अमेरिका ने उसे सच मान लिया और अमेरिका यह मानकर चल रहा था कि दरअसल इजराइल के पास पुख्ता तरीके से पूरी व्यवस्था है और सिर्फ उसकी ताकत की जरूरत है और ईरान में सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर यहां पर सवाल आया कि नए हमले जो पहली बार बच्चों के स्कूल पर हुए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से यह सवाल पूछा गया। पत्रकार ने पूछा, आपने अटैक किया? उन्होंने कहा, नहीं, हमने नहीं किया, यह ईरान ने ही अपने बच्चों पर कर दिया होगा। उनके बगल में यही डिफेंस सेक्रेटरी हेक्सेट खड़े हुए थे। उनसे पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अभी जांच हो रही है। अब दूसरा सवाल था कि इन सब के बीच जो वाटर प्लांट है ईरान के भीतर, वहां पर हमला हुआ। 30 गांव तक पानी पहुंचता था, जो समुद्र का पानी जो इस आइलैंड पर हमला हुआ 30 गांवों की वो प्यास बुझाता था। लेकिन यहां पर फिर लगता है भूल हो गई, क्योंकि भूल हो गई या ये स्ट्रेटजी है इजराइल की, क्योंकि एक सच तो है कि दरअसल ईरान को समुद्र से जो खारा पानी है उसको पीने लायक बनाकर अपने देश में जो लोगों को प्यास बुझाने की परिस्थिति है वो सिर्फ 2% है। यानी कुल पानी का 2% हिस्सा है जो समुद्र के खारे पानी को ट्रीटमेंट प्लांट करके वहां के लोगों की प्यास बुझाई जाती है, क्योंकि ईरान में पहाड़ है, नदी है, बारिश का पानी कलेक्ट किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में क्या है? बहरीन में हमला जरूर हुआ और बहरीन में उस जगह पर हमला हुआ जो ट्रीटमेंट प्लांट है कासम में। ईरान ने हमला किया, जवाब दिया। अब सवाल है कि बहरीन में तो समुद्र के खारे पानी को ट्रीटमेंट के बाद जो प्यास बुझाई जाती है वो 60% है, कुवैत में 90% है, ओमान में 86% है, सऊदी अरब में 70% है, कतर में 50% है, यूएई में 42% है, ईरान में सिर्फ 2% है। तो ईरान के वाटर प्लांट पे हमला यह सोचकर नहीं किया गया कि किसी भी हालत में हमला करना, यह सोचा गया कि इसका जब जवाब होगा, जो जवाब बहरीन में कासम के वाटर प्लांट पर दिया गया जो बहरीन में है। लेकिन बावजूद इसके खाड़ी देशों ने संयम बरता, वो समझ रहे हैं इन परिस्थितियों के बीच। हमें लगता है इसका एक ग्राफिक भी देखना चाहिए, क्योंकि इजराइल का भी 75% पानी जो है वो समुद्र के ट्रीटमेंट प्लांट से निकल कर आता है, तभी पानी लोग पी पाते हैं। एक छोटा सा ग्राफिक आपको दिखाते हैं, तब बात और आगे बढ़ेगी। तो खाड़ी देश युद्ध में शामिल हो जाएं, इजराइल के ब्लूप्रिंट में वाटर प्लांट तक आ गया, हमला करना है वहां। कल रात हमला तेल डिपो पर हुआ, एक साथ 30 तेल डिपो में आग लग गई। वहां पर जो बमबारी हुई वो नजारा बहुत भयावह है। उसकी आप तस्वीर देखें, उससे पहले एक हकीकत और जान लीजिए। वो कुवैत हो, ओमान हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कतर हो, यूनाइटेड अरब अमीरात हो, यहां की इकोनॉमी जिस तरीके से ईरान की इकोनॉमी तेल पर निर्भर है, और जो नज़ारा आप देखने वाले हैं, उस नज़ारे से पहले सोचिए कि जब किसी भी रिफाइनरी या तेल डिपो पर अगर मिडिल ईस्ट के उन देशों पर ईरान अटैक करेगा तो किस तरीके से आग धधक उठेगी। क्या उसके बाद खाड़ी देश युद्ध में शामिल हो जाएंगे? क्या इजराइल का ब्लूप्रिंट यह भी है? लेकिन एक क्षण के लिए देखिए, जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यह तस्वीर दरअसल तेहरान और वहां पर तेल डिपो में जो रात में बम और मिसाइल दागे गए उसके बाद का यह नजारा है।
ईरान के तेल भंडार पर बनाए गए निशाने के बाद की तस्वीर है। तकरीबन 30 फ्यूल टैंक जो ऑयल डिपो थे उनको निशाने पर लिया गया और उसके बाद यह भयावह तस्वीर है। हो सकता है अब आपके जहन में अगला सवाल हो, क्या ईरान मिडिल ईस्ट के देशों में भी इसी तरीके से ऑयल डिपो या वहां पर जो फ्यूल टैंक होंगे उसको निशाने पर लेगा? हो सकता है ले। इस दौर में क्योंकि मिडिल ईस्ट के भीतर ड्रोन और मिसाइल से हमले जारी हैं। लेकिन यह कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इजराइल का पूरा ब्लूप्रिंट जो 11 फरवरी को अमेरिका के सामने रखा गया था, उसके बाद के परिस्थितियों में 9 दिन हो गए युद्ध को, लेकिन इजराइल के सामने अभी भी वो ब्लूप्रिंट सफल तो नहीं, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेटजी का हिस्सा जिसमें अमेरिकी साथ खड़े हो जाएं। अमेरिका साथ खड़ा हो गया। अब नई परिस्थिति में जब खाड़ी देश भी युद्ध में नहीं कूदे, वेस्टर्न कंट्रीज भी एक लिहाज से इनकार कर रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज के भीतर अमेरिका युद्ध में क्यों खड़ा है इसको लेकर भी सवाल है। तब ऐसे में चंद घंटों पहले बेंजामिन नेतान्याहू एक बार फिर सामने आते हैं। वो जान गए कि दरअसल उनका ब्लूप्रिंट जो उनके जहन में था युद्ध की स्ट्रेटजी को लेकर, मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर, वो नहीं चला। और अमेरिका के साथ खड़े होने के बावजूद भी जब अमेरिका में विरोध हो रहा है और यह सवाल बड़ा होते चला जा रहा है कि जिस दिन अमेरिका ने पांव पीछे खींच लिए उस दिन इजराइल का क्या होगा, या फिर आने वाले वक्त में जब ईरान और इजराइल टकराएंगे तो उसमें वेस्ट एशिया के उन देशों की क्या प्राथमिकता होगी? क्या वो इजराइल के साथ खड़े होंगे या बिल्कुल इस बार खारिज कर देंगे? क्योंकि इससे पहले कोई भी इजराइल या ईरान के साथ खड़ा नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त इजराइल का विरोध करने तो नहीं आ जाएंगे, यह सवाल बड़ा है। ऐसे में एक तीसरी स्ट्रेटजी बेंजामिन नेतान्याहू के जरिए चंद घंटों पहले सामने आई, जब वो खुले तौर पर यह जानते समझते हुए कि इससे पहले इन्हीं बातों का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तक कर चुके हैं ईरान के नागरिकों से जो वहां पर आंदोलनरत थे। कहा था उन्होंने, हम आपके साथ हैं, आप सत्ता बदल दीजिए। वो नहीं हो पाया। खामनेई को मार देंगे, उसके बाद रेजिम बदल जाएंगे, वह भी नहीं हो पाया। अब नई परिस्थिति में बेंजामिन नेतान्याहू बकायदा ईरान के लोगों से कह रहे हैं और वहां पर जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी फोर्स है, उससे कह रहे हैं कि आप हथियार रख दीजिए। लोगों से कह रहे हैं आप सड़क पर उतर आइए और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी को कह रहे हैं कि आपको हम बख्श देंगे, ईरान को आजाद करा देंगे, इजराइल से बेहतर संबंध हो जाएंगे। सुन लीजिए। איראן. יש לנו תוכנית סדורה עם הרבה הפתעות. לערער את המשטר, לאפשר שינוי. יש לנו עוד הרבה מטרות, ולא אפרט אותן כאן. אבל לפעילי משמרות המהפכה, אלה שרודים בעם האיראני ברחובות, אומר לכם רק זאת. גם אתם על הכוונת. מי שיניח את נשקו, לא יאונה לו כל רע. מי שלא יעשה זאת, דמו בראשו. तो क्या अब अमेरिका भी जान चुका है या ट्रंप भी मान चुके हैं कि दरअसल बेंजामिन नेतान्याहू या इजराइल के भरोसे ईरान को तो जीतना नामुमकिन है, वहां पर रिजिम चेंज करना भी नामुमकिन है। इस परिस्थिति के बाद क्या वो सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास से भरपूर होकर मीडिया के सामने इसलिए आते हैं क्योंकि अब एक प्रोपेगेंडा वार है? क्या अब एक नैरेटिव बनाने भर की सोच है? क्योंकि अमेरिका के भीतर ट्रंप की अपनी जमीन खिसक रही है, दुनिया भर के भीतर साख खत्म हो रही है। जिस युद्ध में वह कूदे उस युद्ध में इजराइल के जरिए सफलता मिलती दिख नहीं रही है, बावजूद इसके जब ट्रंप यह कहते हैं कि ईरान पूरी तरीके से हार मान ले, ईरान लड़ाई जारी रखने की स्थिति में ना रहे, यानी वो आत्मसमर्पण कर दे, ईरान खुद सरेंडर कर दे, सैन्य ताकत हम इतनी कमजोर कर दें कि वो लड़ने लायक भी ना बचे। इन बातों का जब वो जिक्र कर रहे हैं तो ईरान दूसरी तरफ क्या जवाब दे रहा है? ईरान बहुत साफ कहता है कि अमेरिकी जहाज अगर फारस की खाड़ी में आए, फारस की खाड़ी यानी होमुर्ज रूट में अगर वो आए तो उनको डुबो देंगे। और वो कब कह रहा है? जब ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिकी नेवी जल्द ही ऑयल टैंकरों की सुरक्षा के लिए फारस खाड़ी में जहाज भेज सकती है, उसको वो काउंटर कर रहे हैं। यानी स्ट्रेटजिकली ईरान युद्ध की परिस्थिति को समझते हुए प्रोपेगेंडा और नैरेटिव से हटकर उन बातों का जवाब दे रहा है जो स्ट्रेटजिकली
दुनिया की अर्थव्यवस्था, मिडिल ईस्ट के सामने इकोनॉमिक संकट और अमेरिका के सामने पूरा ट्रेड और टैरिफ वार की जो पूरा एक बिसात बिछाई गई थी, वो धराशायी दुनिया में होती हुई दिखाई देने लग जाए। यानी ईरान युद्ध को लेकर तैयार है, अमेरिका उस युद्ध में अपने नैरेटिव को बनाने के लिए तैयार है, इजराइल नए नए बिसात को बिछाते हुए चाहता है कि कहीं से कोई रिस्पॉन्स तो आ ही जाए। इसीलिए अब जो आखिरी सवाल यही आकर खड़ा हो गया है कि अमेरिका और इजराइल किसी स्पेशल फोर्स को भेजकर क्या ईरान के भीतर सत्ता परिवर्तन की दिशा में कदम बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन जो बेंजामिन नेतान्याहू का रुख है, जो खाड़ी देशों की खामोशी है, जो वेस्टर्न कंट्रीज का विरोध है, इन तमाम सवालों के बीच पहली बार दुनिया की इकोनॉमी को संभाले हुए अलग अलग देशों के बड़े बड़े बिजनेसमैन अब इस युद्ध को लेकर जब सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो इसका जवाब जाहिर है बेंजामिन नेतान्याहू नहीं देंगे। इसका जवाब हर उस देश के भीतर से उठना है जो इस दौर में युद्ध में कूदा नहीं, लेकिन युद्ध में शामिल होने के लिए प्रवोक भी किया गया और निशाने पर भी आया। अब उन देशों को निर्णय लेना है क्या वाकई अब मिडिल ईस्ट के देशों के बीच अमेरिकी बेस, जो उनके सैन्य कर्मियों की मौजूदगी थी, वो पूरे तरीके से हटा दी जाए, अन्यथा एक संकट लगातार बना रहेगा और उनका अपना बजट डिफेंस डील को लेकर, अमेरिका के साथ सैन्य निर्भरता को लेकर इतना बढ़ा हुआ हमेशा रहेगा। इस सवाल का जवाब जाहिर है इस युद्ध की परिस्थितियों पर आकर टिक चुका है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं इजराइल के जरिए अमेरिका का आगे बढ़ना मिडिल ईस्ट के देशों के लिए यह एक खतरनाक सोच में अब तब्दील हो चुका है। और जिस तरीके से अब इन देशों के भीतर डगमगाती इकोनॉमी, गायब होती चकाचौंध और पूरा तेल का प्रोडक्शन और रिफाइनरी तक के ऊपर हमले की परिस्थिति ने एक नई सोच को खड़ा कर दिया है कि आप फैसला ले सकते हैं कि अमेरिकी रहबरी पर हम ना रहें, खुद अपने तौर पर अपने ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट करें, बनाएं। यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं रूस और चीन भी अब अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी ताकत और अपने अपने देश और सहयोगी का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि आपको इतने दूर के देश से रक्षा सुरक्षा की क्या जरूरत है। और यह खतरे की घंटी इजराइल के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।